हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू समता एजुकेशन। समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर सौरभ। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एक नया टॉपिक है आपके बैंक के एग्जाम के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आपके बनते हैं और मेन्स में भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। यदि हम वेटेज की बात करें तो 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं डेफिनेटली, चाहे आपका प्री हो चाहे क्लर्क हो, प्री हो, मेंस हो, पीओ हो या फिर क्लर्क हो, कोई सा भी एग्जाम आपका एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इसके डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। टॉपिक का नाम है आपका कोडिंग डिकोडिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले यदि बात करूँ इस टॉपिक को यदि हम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे आना चाहिए। तो पहली बात जो आपको यहाँ पे बहुत जाननी है, जो आपको बहुत जानना जरूरी है, वो है कि आपको बच्चों अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट में जब हम काउंटिंग करते हैं तो ए कौन से नंबर पे आता है कि सर फर्स्ट नंबर पे आता है, सी कौन से नंबर पे आता है, आप कहोगे सर 3 नंबर पे आता है। यदि हम आपसे पूछते हैं बच्चों बताओ जे कहाँ पे आता है तो आप कहोगे सर 10 नंबर पे आता है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। जिन बच्चों को ये याद नहीं है, जिन भी दोस्तों को ये याद नहीं है, सबसे पहले जाकर के समता एजुकेशन के जो पोर्टल है यूट्यूब चैनल, वहाँ पर जाकर के अल्फ़ाबेट फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखिए ताकि वहाँ से आपको जो प्लेस वैल्यूज है वो आप को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ट्रिकी तरीके से समझाई वहाँ पे गई है। पहले आप उन्हें एक बार देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही छोटे रूप में मैं आपको एक बार यहाँ पे और रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए आप याद रखिए EJOTY, EJOTY यहाँ पे याद रखिए EJOTY। 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25 यानी कि 5, 10, 15, 20, 25 ये आप याद रखिए EJOTY याद रहेगा। ये मैंने क्यों आपको याद करवाया है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे क्यू पूछता हूँ कि क्यू की प्लेस वैल्यू क्या है, क्यू किस नंबर पे आता है, तो आपको क्यू के लिए अब आपको ए से नहीं जाना कि ABCDEFGH क्यू 17 पे आया, नहीं, आप ओ से काउंट करिए। आपको पता है EJOTY ओ कहाँ पे आता है, 15 नंबर पे आता है, तो ओ से आगे आप काउंट करो, ओ से पी क्यू यानी कि 16 17, तो क्यू कहाँ पे आ जाएगा, 17 नंबर पे आ जाएगा, 17 नंबर पे आ जाएगा क्यू, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो प्लेस वैल्यू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा रोल एक प्ले करती है। यदि आपको प्लेस वैल्यू नहीं आती है तो कोडिंग डिकोडिंग फिर सीख नहीं पाओगे या क्वेश्चन जो है वो आप इसके नहीं बना पाओगे बहुत जल्दी से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें कोडिंग डिकोडिंग क्या है, तो व्हाट इज द कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ओरिजिनल वर्ड और सेंटेंस और कलेक्शन टू द कैरेक्टर इनटू सम अदर फॉर्म बाय फॉलोइंग सर्टेन लॉजिक और रूल, द रिजल्टेंट एच कोड। कोडिंग डिकोडिंग क्या है कि एक पर्टिकुलर जो वर्ड है, पर्टिकुलर एक वर्ड है, उस वर्ड को मान लीजिए किसी कोई लॉजिक लगा करके उसे एक दूसरे वर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। और फिर आपसे यहाँ पे आप जयपुर को एक किसी और कोड में कोड कर दिया, यहाँ पे आपसे पूछा है बताइए जोधपुर है उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे। तो जो रूल लगा के, जो लॉजिक लगा के यहाँ पे कन्वर्ट किया है वही सेम लॉजिक लगा के यहाँ पे कन्वर्ट आप कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग आपका होता है। किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं वो बनते हैं लेटर कोडिंग के, नंबर कोडिंग के, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के, कंडीशनल कोडिंग के, एडवांस कोडिंग और बाइनरी कोडिंग, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे टॉपिक आपका बढ़ता जाएगा तो हम इनको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे दिया गया है प्लेसमेंट पैटर्न। प्लेसमेंट पैटर्न क्या होता है। प्लेसमेंट पैटर्न का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा ABC, ठीक है, या चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CAT, ठीक है। CAT मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, मैंने CAT को लिख दिया DBU, क्या लिख दिया है, DBU मैंने लिख दिया। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इन सेम कोड लैंग्वेज अगर CAT को मैं DBU लिखता हूँ तो DOG को क्या लिखूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। मान लीजिए इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ आई कॉल कैट DBU, देन इन सेम लॉजिक, इन सेम लैंग्वेज व्हाट वी विल कॉल डॉग, तो हम डॉग को क्या कहेंगे। तो देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली आप देख सकते हो कि C+1D आ गया, A+1B आ गया, T+1U आ गया। तो
सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, वही लॉजिक आपको यहाँ लगाना है। D+1 E, O+1, O के बाद क्या आता है बताइए, 16 पर P आ जाएगा, G+1 H आ जाएगा। तो ये होता है आपका कोडिंग, ये होता है पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जो चेंजेस होंगे वो इस तरह से होंगे, यानी एक वर्ड टू वर्ड होंगे, ठीक है। डायगोनल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डायगोनल का मतलब यहाँ पे होता है, समझिएगा बात को, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CAT। पैरेलल का मतलब समझे हैं, पैरेलल का मतलब होता है कि जो चेंजेस जो होंगे वो इस तरह से होंगे, ठीक है। जबकि डायगोनल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि CAT को लिखते हैं UBD, क्या लिखते हैं, UBD लिखते हैं। चलो कुछ और लेते हैं यार, क्या लें, CAMELS, कैमल्स ले लिया। इसको हम लिखते हैं TMFO या N लिखते हैं यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे लिखते हैं N, ठीक है। BD डायगोनल प्लेसमेंट कैसे कहते हैं, डायगोनल पैटर्न हम कैसे कहते हैं, देखो यहां से बन जाएगा ST LM EF MN ABCD। बात समझ में आ गई आपको, ये होता है डायगोनल पैटर्न, जहां पर आपका जो चेंजेस होते हैं वो इस तरह से होते हैं, डायगोनल होते हैं। बात समझ में आ गई है, ये होता है डायगोनल पैटर्न। इसके जो क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस करते हैं थोड़ा बाद में, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम आपको यही समझना था कि पैरेलल प्लेसमेंट क्या होता है और डायगोनल पैटर्न प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे क्वेश्चंस पे सीधा चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से आपको बेहतर समझ में आएगा। दिया गया है कि इफ C इज इक्वल टू 3, यदि C को 3 कहा जाता है एंड पॉलिश को कहा जाता है 79, C को क्या कहते हैं, 3 कहते हैं, और पॉलिश को कहा जाता है 79। कहा जाता है। पूछा है कि बताओ भैया पॉइंटर को क्या कहेंगे, पॉइंटर को क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा तो हमारे जहन में एक बात आई कि ऐसा तो नहीं है कहीं कि प्लेस वैल्यू इसने लियो, प्लेस वैल्यू का मेरा मतलब है C है वो 3 नंबर पे आता है, ठीक है। तो कहीं इसने ऐसा तो नहीं किया है कि जो पॉलिश जो दिया हुआ है इसके सारे लेटर्स, सारे जो इसके लेटर हैं POLISH, सबका इसने नंबर लिया हो और उनको ऐड कर दिया हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे चेक करके देखते हैं। एक बार चेक करके देखेंगे तो यार P का प्लेस वैल्यू क्या होता है बताइए। तो P का आपका होगा सर, O का पता होता है 15, तो O के बाद आता है P, तो 16 इसका बन जाएगा, प्लस O का क्या होता है, ये तो सबको याद है, E जो T से 15 होता है। L का होता है 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो यदि आपको याद नहीं होंगी प्लेस वैल्यू तो आपको वापस सारी A से काउंट करनी पड़ेगी, ठीक है। POL हो गया, इसके बाद I का होता है 9, 9, S का होता है क्या बताओ, O का पता है 15, तो O से PQRS 16, 17, 18, 19, प्लस H का होता है 8। सबको ऐड कर दीजिए एक बार, सबको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा बताइए, 15 और 16, तो यहां पे आ जाएगा आपका 31। कितना हो जाएगा, 15 और 16 31 हो जाएगा। 31 और ये 12 और 8 20 हो गए ना, तो 31 और 20 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 आपका हो गया। देखो मैं आपको एडिशन करना भी सिखा रहा हूं कि किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं जल्दी से। यहाँ पे 19 है, समझिए मेरी बात को, यहाँ पे 19 ये है, अगर मैं एक इधर से इसे दे दूँ तो पूरा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं क्या होता है कि जो आपके परफेक्ट नंबर होते हैं इस तरह से कि 20, 50, 10, तो इन नंबर्स को कहीं न कहीं ऐड करना आसान होता है बजाय 19, 17 के, मेरा ऐसा मानना है। समझ में आ गई। तो यहाँ से 9 में से एक इधर दे देंगे तो क्या ये 20 हो जाएगा, 8 रह जाएगा। अब देखो कैसे करते हैं हम लोग, 16, 15, 31 और 20 क्या हो गया, 51।
51 और 20 कितना हो जाएगा बताइए? 51 और 20 कितना हो जाएगा? 71। और 71 यहाँ पे 8 रह जाएगा। 71 और 8 क्या हो जाएगा? 79 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी इन सबको ऐड करने पर हमारे पास क्या आ गया? 79 आ गया। तो बिल्कुल यही लॉजिक आपका है कि सारे जो आपके पास लेटर्स दिए गए हैं इस वर्ड में, उन सभी को ऐड करके आपको लिख देना है। तो बताइए यहां पर पी का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 16, ओ का 15, आई का 9, एन का 14, टी का क्या होगा? 20, ई का 5 और आर का हो जाएगा 18। समझ में आ गया? ऐड जब हम करने जाएंगे तो कैसे करेंगे देखिए। 15 + 5 20 हो गया। 20 + 20 कितना हो गया? 40 हो गया। कितना हो गया? 40 हो गया। अब देखो यहां पे 16 है, यहां पे 14 है, तो 30 ये हो जाएगा पूरा दोनों को मिला के। तो कितना हो गया था आपके पास? 15 + 5 20 + 20 40 और 40 + 30 70 हो गया। अब 70 और 9 18 क्या हो गया? 70 आपके पास आ गया। एक बार फिर से चेक कर लो। 20 20 40 40 और 30 70 70 और 27 70 और 27 क्या हो जाएगा आपको बताओ? 97। क्या हो जाएगा? 97 आपका है, क्योंकि 9 यहाँ पर है, 18 यहाँ पर है, 27 हुआ और 70 और 27 क्या होगा? 97। तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा पॉइंटर का, क्या निकल के आ जाएगा? 97। क्या निकल के आ जाएगा? 97। समझ में आपको आ गया? ठीक है। तो काफ़ी बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा एक ही नंबर का आएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे दिया गया है कि यदि ए को हम 26 कहते हैं और कैट को कहते हैं 57, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर पेंटर? तो पेंटर का कोड क्या होगा बताना है आपको। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए एक बार। ए को 26 कहा है इसने, तो यहाँ पे जहन में एक बात आती है कि सर ए का 26 नहीं होता, 26 तो जेड का होता है। लेकिन ये देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने ए को 26 दे दिया हो, यानी कि वो इधर से काउंट कर रहा हो कि ए को 26 दे दे, बी को 25, सी को 24, डी को 23, ई को 22, इस तरह से भी दे सकता है ना। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, तो हो सकता है, लेकिन हम श्योर नहीं हैं अभी इसे लेके। तो हम क्या करते हैं, कैट को एक बार चेक कर लेते हैं। सर कैट की प्लेस वैल्यू 57 इसने दी है, ठीक है। तो देखो कैट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैट 3 नंबर पे आता है ना, तो उधर से 3 नंबर पे कौन आएगा, वहां से 3rd नंबर पे कौन सा करेक्टर आएगा? तो वो हमको याद है, कैसा हो जाता है? सी के ऑपोजिट क्या होता है बताओ? याद हमने आपको करवाया था कि सी के ऑपोजिट होता है एक्स। क्लास 10 आपको मैंने याद करवाया था, याद है ना? मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स ने, जिन भी दोस्तों ने अल्फ़ाबेट का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो प्लीज़ गुजारिश है आप लोगों से एक बार जा करके आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए, वहाँ से ही आपको प्लेस वैल्यू याद हो पाएगी। ठीक है, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सी फिलहाल आगे से 3 नंबर पे है, क्योंकि देखो ए यहाँ पे है, तो ए के ऑपोजिट क्या होता है? जेड, जो 26 पे आता है। ठीक है, तो बी सी, तो क्या आएगा यहाँ पे? बी के अपोजिट वाई आता है, 25 पे आता है, सी के अपोजिट एक्स आता है, 24 पे आता है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो यहाँ पे ऑपोजिट नंबर का आपको प्लेस वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे क्या था, ए के अपोजिट क्या होता है? जेड, तो उसका प्लेस वैल्यू ले लिया 26। यहाँ पे क्या, सी के अपोजिट क्या? एक्स, तो उसका प्लेस वैल्यू आपको लेना है। ठीक है, तो सी का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? सी के अपोजिट होता है एक्स, और एक्स का प्लेस वैल्यू आपका होता है कितना बताओ? यू का याद है ना, यू का 21 होता है। यू से या मैंने आपको ये भी याद करवाया था कि यार याद रखो 24 25 26 एक्स वाई जेड, याद करवाया था। एक्स वाई जेड 24 25 26, तो एक्स का हो जाएगा 24 प्लस
सी के ऑपोजिट होता है जेड, और जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 26, क्या होती है 26 हो जाती है। और टी के ऑपोजिट क्या होता है जीएसटी, याद है आपको, जीटी रोड याद है। जी का प्लेस वैल्यू होता है आपका 7, क्या होता है 7 होता है। सबको ऐड कर दीजिए, कैसे ऐड करोगे, एक इधर से इधर ले आओ, 26 में से एक 24 में जोड़ दो तो 25 25 हो जाएंगे, तो 25 और 25 50 और 7 57, तो ये आ जाएगा 57 आपके पास आ गया। क्लियर है, क्या आ गया 57 है आपके पास आ गया। तो बिल्कुल हम समझ गए कि सर इसने वही वाली ट्रिक लगाई है। तो पूछा किसका है, पेंटर का इसने पूछा है, किसका पूछा है, पेंटर का। तो पेंटर का आपको निकालना है PAINTER, पेंटर है। क्या करोगे यहां पर, P के ऑपोजिट क्या होता है बताओ, KP, याद है KP याद करवाए थे, K आ जाता है जी, और K की प्लेस वैल्यू क्या होती है 11। A की बात करें तो A के ऑपोजिट होता है Z, और Z की प्लेस वैल्यू क्या होती है 26। I के ऑपोजिट होता है इंडियन रेलवे, IR याद करवाए थे। R की प्लेस वैल्यू यहाँ पे होती है 18। N की बात करें तो N का जो प्लेस वैल्यू होता है, N का ऑपोजिट होता है M, M की प्लेस वैल्यू होती है 13। T की बात करें, T के ऑपोजिट होता है GST यानी G, और यहाँ पे आ जाएगा G के ऑपोजिट 7 आ जाएगा। E की बात करते हैं, E के सामने क्या आता है, V आता है, E के सामने V आता है, बिल्कुल V ही आता है, ठीक है। V जब आएगा तो भैया क्या हो जाएगा बताओ, V का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, UV 22 हो जाएगा। R के सामने आता है I, इंडियन रेलवे, I की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। इन सबको ऐड कर दो। आप कहोगे सर इन्हें ऐड करना तो मतलब महाभारत है एक, हाँ। तो क्या करेंगे देखो, ट्रिक से कैसे, यहाँ पे 11 और यहाँ पे है 9, क्या हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया, समझ रहे हैं। 11 यहाँ से 9 वहाँ से उठाया 20 हो गया। देखो ऐसे एक पूरी संख्या बना लो। आप क्या करें, इसको ले लें 13 और 7, क्या हो गया 13 और 7, ये भी 20 हो गया, एक और 20 हो गया। ये ले लो देखो 18 यहाँ से और 22 यहाँ से, क्या हो जाएगा, इस दो को यहाँ दोगे तो 20 और 20 40, 40 इधर से निकल के आ गया, और क्या बचा है 26। तो बाकी सारी संख्या यहाँ पे हो गई हैं। तो यहाँ आपके पास आ गया 40 20 20, 80 हो गया। 80 प्लस 26 क्या हो जाएगा बताओ, 80 प्लस 26 106 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये 26 ये भी तो रह रहा है, इसको भी आप ऐड कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा आपके पास 6 और 10, 106 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो पेंटर का जो कोड यहाँ पे निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 106, क्या निकल के आएगा 106 आपके पास कोड निकल के आएगा। क्लियर सभी को, चलिए बढ़े आगे। आगे देखते हैं यहाँ पर, इफ नंबर इज कोडेड, इफ नंबर इज कोडेड एज, ये नंबर कोडिंग हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। 15687897 नंबर को कोड किया जाता है, 156897 से कोड किया जाता है। तो बैरन को किस तरह से कोड किया जाएगा, 847791। ओ बैरन का दिया हुआ है, हमसे पूछा है रबर का, रबर का कोड क्या होगा, देखो किस तरह से आपको निकालना है। सबसे पहले ये देखो नंबर का कोड इसने दिया है और बैरन का कोड दिया है, तो नंबर और बैरन में यहीं पर आप देखिए क्या इन दोनों में कोई एक ऐसा लेटर है जो कॉमन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, एन कॉमन है, ई भी कॉमन है ना, आर भी कॉमन है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो सेम पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहां देखिए, देखो इसके नंबर के स्टार्टिंग में एन है और बैरन के लास्ट में एन है, तो इनके कोड पे जाइए। अब इसके भी स्टार्टिंग में 1 है और इसके लास्ट में 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो एन का जो कोड होगा वो 1 है, वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो फिर देखते हैं सर, दोनों के सेकंड लास्ट में ई है, नंबर के भी सेकंड लास्ट में ई है और बैरन के भी सेकंड लास्ट में ई है, तो यहाँ पे आप देखोगे 9 इधर भी है और 9 इधर भी, यानी हम कह सकते हैं ई का कोड जो है उसने 9 लिया है।
चलो यार आर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप कहोगे सर नंबर के लास्ट में आर है और बैरन में आगे से चौथे नंबर पे आर है। तो यहाँ से आप देखो यार, आगे से तीसरे और चौथे दोनों पर आर है तो 7 लिखा है, नंबर के लास्ट में आर है तो यहाँ पर एक आर लिखा हुआ है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो यानी कि कहने का मतलब कि हर एक लेटर को इसने एक नंबर असाइन किया है और उस नंबर के अकॉर्डिंग इसने वहां पे उन्हें सेट कर दिया है। हमसे पूछा है रबड़ का, किसका पूछा है हमसे? हमसे पूछा है कि भैया बताइए कि RUBBER का कोड क्या होगा। तो आर देखो कहां पर है, नंबर के लास्ट में आर है तो आर का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर का जो कोड हो जाएगा 7। यू देखो यू कहाँ पे, तो यू है यहाँ पर नंबर में सेकंड नंबर पे यू है तो इसका कोड भी कहाँ होगा, सेकंड नंबर पर क्या हो जाएगा 5। डबल बी की बात कर लेते हैं। बैरन में देखिए बी फर्स्ट नंबर पे ही है, ठीक है, और नंबर में बात कर चौथे नंबर पे, तो इसमें चौथे नंबर पर भी 8 है और बैरन में फर्स्ट नंबर पे 8 है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 88। क्या लिख दोगे? 88 यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद ई यहाँ पे आ गया, बैरन और नंबर दोनों में ही सेकंड लास्ट जो आपका नंबर लेटर है वो ई है और वहां पे भी नंबर की बात करें सेकंड लास्ट पे 9 है तो 9 यहां से निकल के आ जाएगा। लास्ट में आपके पास है आर, क्या है, आर आपके पास दिया हुआ है तो आर का क्या हो जाएगा आपका बताइए, आर का आपका हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7 आपका हो जाएगा। जो कोड आपके पास निकल के आएगा वो आएगा 758897, 758897 ये आपके पास निकल के आ जाएगा। ऑप्शन आपको दे रखा होगा वही आपको टिक कर देना है, ठीक है। क्लियर है? बढ़े आगे यहां से, चलिए बहुत बढ़िया। लंदन को कोड किया है इसने 24, 30, 28, 8, 30 और 28 को। फ्रांस को आप कैसे कोड करोगे? फ्रांस को आप किस तरह से कोड करोगे? देखिए अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो लंदन में एल का जो होता है वो क्या होता है आपका 12 होता है, लेकिन यहाँ पे 24 दे रखा है। ओ जो होता है यार वो 15 नंबर पे होता है लेकिन यहाँ पे 30 दे रखा है। लेकिन तो कहीं न कहीं यहाँ से हमें बात समझ में आई कि ऐसा तो नहीं है कि इसने कहीं डबल कर रखा हो प्लेस वैल्यू को। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि एल की प्लेस वैल्यू है 12 तो इसने 24 लिख रखा है, ओ की 15 है 30 लिख रखा है, एन की 14 है 28 लिख रखा है, डी फोर्थ नंबर पे 8 लिख रखा है। समझ में आ गई बात आपको? एन 14 पे होता 28 लिखा हुआ है। तो हमें समझ में आ गई कि जो प्लेस वैल्यू है, जो लेटर है उसका जो प्लेस वैल्यू है उसका डबल कर रखा है और उसको प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, फ्रांस में एफ कौन से नंबर पे आता है? फ्रांस में एफ कौन से नंबर पे आता है? फ्रांस में एफ आता है 6 नंबर पे, ठीक है। मैंने आपको याद करवाया था भैया, फिक्स 6, एफ मतलब फिक्स और फिक्स मतलब 6 कि एफ 6वें नंबर पे आता है। तो क्या हो जाएगा, एफ 6 पे आता है 12 डबल हो जाएगा। आर की बात कर लेते हैं, आर आता है आपका 18 पर। कहां पे आता है? 18 पर, तो यहां पे हो जाएगा 36। ए आता है 1 नंबर पर, यहां हो जाएगा 2। एन आता है 14 पर, यहां पे हो जाएगा 28। सी आता है 3 पर, यहां हो जाएगा 6। ई आता है 5 पर, यहां हो जाएगा 10। ये समझ में आ रही है? तो यहां पर सम आपको नहीं करना, ठीक है। यहां पर आपको इन्हें ऐड नहीं करना। यहाँ पर ऑप्शन देखिए जिसमें 12, 36, 2, 28, 6 और 10 आपका है, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको, है ना? चलो बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन यदि मैं कहूँ कि आरआरबी क्लर्क की हम बात कर लेते हैं, ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है वहां पर ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली फिर भी पूछ लिए जाते हैं। देखो क्वेश्चन का टाइप में आपको समझाता हूँ कि एक पर्सन है, उसके जो मानसिक हालात है वो ठीक नहीं है। यानी जब उसे खाना दिया जाता है तो ये कहता है कि मुझे पानी क्यों दे दिया, यानी कि जो एग्जैक्ट चीज है ना उसको वो नहीं बोलता, कुछ और ही बोलता है। इफ डस्ट इज कॉल्ड एयर, वो मिट्टी को क्या कहता है? हवा कहता है। मिट्टी को हवा कहता है। डस्ट इज कॉल्ड एयर। इफ डस्ट इज कॉल्ड एयर इन द कोडेड लैंग्वेज, ठीक है, एयर शुड बी कॉल्ड फायर।
और हवा को आग कहा जाता है। फायर शुड बी कॉल्ड वाटर, फायर को वाटर कहा जाता है। और वाटर शुड बी कॉल्ड कलर, वाटर को क्या कहा जाता है? कलर कहा जाता है। एंड कलर शुड बी कॉल्ड रेन, और कलर को क्या कहा जाता है? रेन कहा जाता है। एंड रेन इज सेड टू बी डस्ट, और रेन को क्या कहा जाता है? डस्ट कहा जाता है। वेयर विल द फिश विल बी, फिश यानी होता मछलियां, मछलियां कहाँ रहेंगी? देखो मछली कहाँ रहती है? पानी में। हाँ, मछली जल की रानी है। हाँ, कहाँ रहती है? पानी में रहती है। अब पानी को यहाँ क्या कहा जा रहा है? देखो, वाटर शुड बी कॉल्ड कलर, पानी को क्या कहा जाता है? कलर कहा जाता है। अब ऐसे नहीं सर कलर को रेन कह दिया, रेन को डस्ट कह दिया, डस्ट को एयर कह दिया, एयर को फायर कह दिया, फायर को वाटर कह दिया, तो ऐसे घूमते जाएं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट जो आपका आंसर है वो आप सर्च करिए। आंसर आपको मिला पानी यानी वाटर। अब ये देखिए वाटर को क्या कहा गया है? वाटर को यहाँ पे कहा गया कलर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कलर आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन खुद से करिए। If cloud is called white and white is called rain, rain is called green, green is called air, air is called blue, and blue is called water. Cloud is called white, white is called rain, rain is called green, green is called air, air is called blue. Where will the bird fly? Bird कहाँ उड़ते हैं? पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं आसमान में, स्काई में। तो यहाँ पे ऑप्शन है इसका, आप कहोगे सर नहीं है, क्लाउड नहीं आएगा, बादल में नहीं उड़ते हैं, बादल में पानी होता है। ठीक है, कुछ लोगों के ध्यान में यही बात आ रही होगी। दूसरा जो यहाँ पे आपका आंसर में से वो बन सकता है एयर, हवा, एयर। ठीक है, ये ऑल इंडिया रैंक नहीं है, एयर वो वाला एयर है, हवा, पवन, वायु, वात। ठीक है, तो एयर को यहाँ पे क्या कहा? पक्षी कहाँ उड़ते हैं? हवा में उड़ते हैं, एयर में उड़ते हैं। तो एयर को क्या कहा गया? तो यहाँ पर एयर को कहा गया एयर इज कॉल्ड ब्लू। क्या कहा गया है? एयर इज कॉल्ड ब्लू, एयर को ब्लू कहा गया। तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा ब्लू, आपका आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्लू। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लेटर कोडिंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था कि पैरेलल कोडिंग और डायगोनल कोडिंग क्या होती है, वो इसी से रिलेट करते हुए अब जो क्वेश्चंस हैं वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। आपके एग्जाम में यार सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाते हैं तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेटर कोडिंग के बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और फोकस हम यहाँ बहुत रखेंगे इस पर। In a certain code language, handsome is written as EMOSTNAH। तो देखो जब भी आपके पास कोडिंग का क्वेश्चन आता है तो आपको परेशान नहीं होना, आपको उस क्वेश्चन को लिख लेना है अपने रफ शीट पर। किस तरह से कि आपके पास है HANDSOME। ठीक है, is written HEMOSDNAH, ये कहा जाता है। तो पूछा, आपसे पूछ रहा है कि नागार्जुन को आप कैसे लिखोगे? नागार्जुन, तो मैंने आपको दो तरह से कोडिंग आपको समझाई थी। एक होती है आपकी पैरेलल कोडिंग, जहाँ पे जो चेंजेज आते हैं वो जस्ट नीचे वाले लेटर से जस्ट ऊपर वाले लेटर से उसे चेंज किया जाता है। एक होती है डायगोनल कोडिंग, जहाँ पर इस तरह से क्रॉस में आपका चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर आप बताइए क्या किया है इसने? तो आप कहेंगे सर बहुत ही आसान है, इसने कुछ नहीं किया है। इसने क्या किया, जो फर्स्ट लेटर है उसको लास्ट में रख दिया कि H। समझ देख रहे हैं आप? दिख रहा है? चलो इंक चेंज कर लेते हैं। H स्टार्टिंग में था, लास्ट में भेज दिया HANDSOME, तो HANDSOME। ये इधर से इधर जा रहा था और ये इधर से इधर आ गया।
समझ में आ गई आपको बात यहाँ पे? कभी कभी क्या होता है कि चेंजेस कुछ नहीं करता, बस उनकी पोजीशन ही चेंज कर देता है। नागार्जुन की बात कर तो कैसे आप इसे लिख दोगे यहाँ पर इस तरह से, NAGARJUN। समझ में आ गया? ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो यहां से आपको लॉजिक देखना है कि इसने क्या लॉजिक लगाया है, और वही लॉजिक आपको जो पूछा गया है उधर आपको अप्लाई कर देना है। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? चलो और क्वेश्चन देखते हैं अगला, कि अगले में कुछ क्या है। फिर से वही एक हैंडसम पर्सन है, यहां पर लिखा हुआ है हैंडसम वापस से, और हैंडसम को लिखा जाता है DNA HEMOS। ठीक है, अब क्या किया गया बताओ, अब क्या किया गया है ये बताइए। क्या किया गया है बताइए। देखो यहां पे किया कुछ नहीं है, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट में से डिवाइड कर दिया है, और क्या किया है, देखो HAND, ठीक है, और SOME है तो बच्चों डायगोनल कोडिंग, लेकिन डायगोनल कोडिंग को क्या किया इसने आपका दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि सारा पूरा रिवर्स दे रहा था, ठीक है, पूरा रिवर्स दे रहा था, लेकिन यहां पे क्या किया है उसने, यहां पे उसने क्या किया है कि उसको हैंडसम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद में, चलो वापस समझाते हैं। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब दो स्पेलिंग हो गई हैं, दो मीनिंग अभी हो गई हैं। इनको डिवाइड किया कैसे, D आगे पहुंच गया, N पहुंच गया, A पहुंच गया, H पहुंच गया, E पहुंच गया, M पहुंच गया, O और S, इस तरह से उसने कन्वर्ट मार दिया। समझ में आ गया? इस तरह से भी चेंजेस होते हैं। क्लियर है सबको? चलिए बहुत सही, बढ़ते हैं आगे। अच्छा कुछ पूछा भी था उसने ना, नागार्जुन को कैसे लिखा जाएगा, तो फिर क्या ही दिक्कत है यार, नागार्जुन को भी लिख देंगे ना, NAGARJUN, नागार्जुन। ठीक है, क्या कर दो बताओ, चार चार में डिवाइड कर दो, ठीक है, AGAN, ठीक है, और यहां पे भी ऐसा हो जाएगा, NUJR, किस्सा खत्म। क्लियर है सबको? है ना? तो ये चीजें होती है जो आपको समझनी है कि जो प्लेसमेंट है वो किस तरह से हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, मतलब वही हैंडसम है सब जगह, है ना, लेकिन क्या है कि मैं एक ही क्वेश्चन को आपको इस तरह से बता रहा हूं कि उसको किस किस तरह से अरेंज किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सबसे पहले हमने क्या किया था कि उसको पूरा रिवर्स कर दिया था, देन इसके बाद उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो यहां पर देखते हैं कि क्या लॉजिक उसने लगाया है। अभी बहुत ही हम आसान से क्वेश्चन हम देख रहे हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे लॉजिक है जो हम डिस्कस करेंगे। क्या हुआ, हैंडसम को लिख दिया है AHDN, ठीक है, और फिर किया है NOS, अच्छा NO तो है ऑलरेडी लिख दिया ना यार, AHDN OSEM, OSEM, ये हो गया। यहां पर करना आपको क्या है, देखो किया क्या है इसने, आप ये देखो क्या इसने सारा रिवर्स से किया है क्या, तो यहाँ पे E है लेकिन इसमें स्टार्टिंग में E नहीं है, तो वो लॉजिक नहीं है।
दो पार्ट में डिवाइड करो, इसे दो पार्ट में डिवाइड करके देखो। तो आपने देखा सर यहाँ पे डी, ये बात भी नहीं बनी है सर, दो पार्ट में डिवाइड भी नहीं किया, तो फिर और ऐसा क्या लॉजिक है जो इसने लगाया है? देखो लॉजिक हम बहुत सारे सीख रहे हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग की खास बात यह है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग लगाओगे जितने ज़्यादा लॉजिक है वो आपके माइंड में सेट होंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, सबसे पहले तो पूरा रिवर्स लगा के देखा, वो लॉजिक आपका नहीं लगा, तब आपने दो पार्ट में डिवाइड करके देखा, वो भी नहीं लगा, तो अब कुछ और देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया है, कुछ ऐसा किया है क्या? देखो बिल्कुल यही किया है भैया, यही किए हैं, यानी दो दो का पेयर लिया है और उस दो दो के पेयर को ही उसने इंटरचेंज कर दिया है, एक की जगह पे दो, दो की जगह पे एक, तीन की जगह पे चार, चार की जगह पे तीन। समझ में आ गया? तो इन सेम कोड लैंग्वेज आपको लिख देना है नागार्जुन को, किस तरह से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे इन सेम कोडिंग लैंग्वेज। तो कर क्या दोगे भैया, ए को ए लिख दोगे, यहाँ पे एन लिख दोगे, इधर ए लिख दोगे, यहाँ पे जी लिख दोगे, यहाँ पे जे आर, और लास्ट में क्या लिख दोगे, एन यू। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? चलिए आंसर क्या बन जाएगा, ए एन ए जी जे आर एन वी। ठीक है, अच्छा यू है, सॉरी नागार्जुन यू है। एक बात का ख्याल आपको यहाँ पे और भी रखना है कि कोडिंग डिकोडिंग में आंसर जब आप टिक करते हो तो उस टाइम आप ख्याल रखिए, कई बार क्या होता है कि हम आंसर्स गलत टिक कर देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन तो हम ठीक निकालते हैं लेकिन टिक गलत करते हैं, तो उस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए यहाँ पे है रीजनिंग, जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है उसी से रिलेटेड यहाँ बात हो रही है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन फिर तो आया है, REASONING रीजनिंग है, और रीजनिंग को इन सर्टेन कोड लैंग्वेज लिखा जाता है SAEROGNIN। बताइए यहां पे क्या किया है? तो अब तक हमने तीन लॉजिक पढ़ लिए, अब तीन लॉजिक को लगा के देखिए। सबसे पहले आपने देखा सर पूरा रिवर्स किया है क्या? तो पूरा रिवर्स तो नहीं किया, ठीक है। आधा आधा किया है, तो यहां पे आप कहोगे नहीं सर, यहां पे तो आधा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं, यानी कि जो संख्या, जो अक्षर हमें दिए गए हैं वो विषम संख्या में है, और विषम संख्याओं का आधा तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना कि बीच वाले को छोड़ दिया हो, इस बीच वाले को उसने छोड़ दिया हो, ठीक है। अब देखो SAERGNIN, और बीच वाला जो था, ठीक है, यानी कि चार आगे वाले हटा दिए हैं, चार पीछे वाले हटा दिए हैं, बीच वाला छोड़ दिया है, तो O और O वहां पर है, ठीक है। तो O से O है, उसमें कोई चेंजेस उसने नहीं किया है, बाकी चार आगे वाले पीछे वाले जो हैं उनको रिवर्स कर दिया है, ठीक है। यानी हाफ किया, बीच वाले को छोड़ा, उसको सेम लिखा, और दोनों में फिर फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में रिवर्स कर दिया। क्लियर है? ठीक है। जैसलमेर को कैसे लिख दोगे? अच्छा बताओ जैसलमेर को आप कैसे लिख दोगे? यहाँ पर जैसलमेर आपसे पूछा गया, भैया जैसलमेर को कैसे लिख दोगे? हमारे पास है यहाँ पर JAISALMER। इन चार को यहाँ से हटाइए, इन चार को यहाँ से हटाइए, ए का ए रख दीजिए पहले बीच में, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब क्या करोगे, जे के बाद ये रिवर्स हो जाएंगे ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, SIAJ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, REML, यानी कि इस तरह से ये चेंजेस हो जाएंगे। ये समझ में आ रही है धीरे धीरे? देखो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है, थोड़ा आराम से ही आपको समझ में आएगा यहाँ पे। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज स्पार्क इज रिटर्न TQBSL, TQBSL लिखा जाता है, तो फ्लेम को इन सेम कोड लैंग्वेज किस तरह से लिखा जाएगा? स्पार्क को एक कोड लैंग्वेज में कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो फ्लेम को कैसे लिखा जाएगा? देखिए SPARK। स्पार्क को इसने लिख दिया है, यहां पर क्या लिखा है, TQBSL।
तो यहाँ पर आप कहोगे सर अब तक तो क्या था कि जो लेटर्स ऊपर ऊपर थे वही नीचे आ रहे थे और उनमें थोड़ा बहुत चेंज हो रहा था कि बस उनकी पोजीशन थी वो चेंज हो रही थी, लेटर्स तो वही थे। लेकिन सर यहाँ पे तो ऐसा हुआ है, लेटर्स सारे चेंज हो गए हैं, कोई भी लेटर ऊपर वाला नीचे नहीं है। तो क्या करें? देखो, अगर आपको याद है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था कैट का और डॉग का, वो आप याद करिए। यहाँ पे क्या किया, देखो टी आया है, एस से टी कैसे बन सकता है? तो आप कहोगे सर हो सकता है इसने +1 कर दिया हो। एस में +1 कर देंगे टी आ जाएगा, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं कि बस यहीं से देखा और फ्लेम का आंसर निकाल दिया, ऐसा नहीं करना, सब में चेक करना है। पी में भी +1 करके देखो, पी में भी आपने +1 किया, क्यू आ गया। ए में +1 करो, बी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। आर में +1 करो, एस आ जाएगा। के में +1 करो, एल आ जाएगा। समझ में आ गया? तो कितने यहाँ पे निकल गए आपके पास? बिल्कुल यही लॉजिक है, यानी कि सभी की प्लेस वैल्यू में एक ऐड करता हुआ जा रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एफ है, एफ में आप क्या कर दो +1 तो क्या आ जाएगा जी। एल में +1 करोगे एम आ जाएगा, ए में +1 करोगे बी आ जाएगा, एम से अगला आ जाएगा एन और ई से अगला आ जाएगा एफ। यहाँ से जो आंसर निकल कर हो जाएगा जी एम बी एन एफ। क्या निकल के आ जाएगा? जी एन बी एन एफ। ठीक है, जी एम बी एन एफ निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? कभी कभी क्या होता है कि केवल और केवल उनकी पोजीशन चेंज की जाती है और कभी कभी उन लेटर्स को, अच्छा देखो यहाँ पे अभी तो इसने क्या किया था, +1 किया था। क्या किया था? +1 किया था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर -1 भी हो सकता है। आप हमारी बात समझ रहे हैं? अगर +1 हुआ है तो +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है एक बार +1 एक बार -1, एक बार +1 एक बार -1, ये भी हो सकता है। लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है +1 -2 +3 -4 +5 -6, ये लॉजिक है, ये भी आपका लग सकता है। तो लॉजिक है भैया, कुछ भी लग सकते हैं। समझ में आ गई? चलो बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लेयर है और प्लेयर को लिखा जाता है QNDCJX। क्या लिखा जाता है? PLAYER। प्लेयर को लिखा जाता है QNDCJX लिखा जाता है। तो सिंगर को क्या लिखा जाएगा बताइए? सबसे पहले देखिए यहाँ पे किया क्या है इसने। ये देखो पैरेलल कोडिंग है या डायगोनल कोडिंग है, वो कैसे होगा? पहले चेक करो कि P से Q का रिलेशन कोई है क्या। आप कहोगे सर +1 हो सकता है, भैया बिल्कुल हो सकता है। चलिए L से N का देखो, तो यहाँ पे आप कहेंगे सर L से MN +2 हो गया दिखता है, बिल्कुल हो सकता है। A से D सर +3 हो गया। Y से C, Y से Z A B C यहाँ पे +4 हो गया। E से J +5 हो गया। R से X +6 हो गया। देखो इस क्वेश्चन से जस्ट पहले ही पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि ये लॉजिक है वो भी बन सकते हैं, और बिल्कुल लॉजिक बन गया। तो यहाँ पर क्या है, एक सीरीज है +1 +2 +3 +4 +5 इस तरह से है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, +1 +2 +3 +4 +5 +6 आप चले जाएंगे। एस में एक जोड़ोगे टी, आई में 2 ऐड करोगे तो आई से जे के आ जाएगा। एन में ऐड करोगे एन से ओ पी क्यू, क्यू आपका आ जाएगा। जी 7 पे होता है, 4 ऐड करो क्या के आ जाएगा, या फिर ऐसे आप काउंट कर लो जी से आगे क्या आएगा एच आई जे के। ई 5 पे होता है, 10 पे आएगा जे। ठीक है, इसके बाद
आर से आपको जाना 6 आगे, आर होता है 18 पर, और 6 ऐड करोगे 24, 24 पे क्या होता है आपका एक्स, क्या होता है एक्स, एक्स वाई जेड होता है। चलो लेकिन फिर वैसे काउंट कर लो, आर से एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो आप काउंट आप कैसे भी कर लीजिए, लेकिन यदि आपको प्लेस वैल्यू याद होगी तो मुझे लगता है थोड़ा बेहतर आपके लिए हो जाएगा, थोड़ी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी और जल्दी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिए हैं क्योंकि कुछ बच्चे तुक्के मारते हैं, ठीक है, ऑप्शन देख के, तो ऑप्शंस मिलेंगे आपको आगे लेकिन अभी नहीं। बेसिक्स जब तक चल रहे हैं तब तक आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। चलो अगला है अर्थ, अर्थ को लिखते हैं IUSBF। अर्थ को क्या लिखा जाता है? IUSBF लिखा जाता है। बताइए क्या होगा? तो लिखना है ग्लोब को, ई से आप काउंट करो तो आप यहां पे ई से FGHI +4, बात बन रही है अभी देखो। लेकिन जब सेकंड वाले में जाओगे ना, ए से यू वाले में बात आपकी बनेगी नहीं, क्योंकि A1 पे आता है U21 पे, तो क्या 20 का डिफरेंस, चलो मान लिया कि 20 का डिफरेंस है, लेकिन 4 के बाद 20 का डिफरेंस, ये कोई आपका लॉजिक नहीं बना है, ठीक है, लॉजिक कैंसिल। फिर अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हम यहाँ पर डायगोनल कोडिंग हम देखेंगे। डायगोनल कोडिंग में सबसे पहले हम पूरा रिवर्स देखेंगे, H से I कि सर ऐसा लगता है +1 किया है, TURSABEF, समझ में आ गया आपको? यानी कि पूरा का पूरा डायगोनल कोडिंग आपका है, पूरा का पूरा डायगोनल कोडिंग आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब करना क्या है, G को पीछे भेज दीजिए एक ऐड करके, G7H8 LMOPBCE और F, आंसर क्या बन जाएगा? FCPMH। FCPMH आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, एडवांस लेवल क्वेश्चन ये नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे बच्चे जो आज तक जिन्होंने बैंक की प्रिपरेशन नहीं किया, जिन्होंने आज तक कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक नहीं पढ़ा, ये क्लास उनके लिए है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से जब आप थोड़ा बेसिक आप सीखोगे एडवांस तक, तभी आप जा पाओगे, ठीक है। लेमन को लिखा जाता है, LEMON को लिखा जाता है MLNVO। लेमन को क्या लिखा जाता है? MLNVO लिखा जाता है, ठीक है। तो चेंज यहां पे करिए, क्या होगा, क्या यहां पे लॉजिक बन रहा है आपके अकॉर्डिंग? चलिए बताइए, सबसे पहले तो क्या लॉजिक बन सकता है, बताइए, कुछ बात बन रही है? देखो यहां पे हम देखा सर LM कि सर +1 हो रहा है, हमने कहा बहुत सही बच्चों, लेकिन यहाँ पे हम गए तो E के बाद L आने में तो बहुत वक्त लगता है यार, 7 बीच में होते हैं, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है और L की 12 होती है, 7 यहाँ पे आ गया +7, MN फिर +1, O से V गए तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आ जाएगा O से V +7, NO +1, +1 +7 +1 +7 +1, ये आपका लॉजिक बना। अच्छा और कोई बन सकता है क्या, बताओ? तो इसके अकॉर्डिंग +1 +7 एक सीरीज ही है, देखो LM, E से L भी आपका 7 हो गया, M से N1 है +1 MN, O से V आपका क्या होगा +7, O 15 पे आता है, UV 22 पे आता है, N आपका 1 पे 14 पे आता है, O 15 पे आता है, ये एक सीरीज आपकी बन गई। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर, कंप्यूटर यहाँ पे है, +1 करोगे तो D आ जाएगा, ठीक है, +1 +7 करोगे तो क्या आ जाएगा? V आ जाएगा,
+1 करेंगे, m के बाद n आ जाएगा, +7 करेंगे, p होता है 16 पर, 7 पे क्या आएगा फिर बताओ, VW आ जाएगा। u कहाँ पे होता है, 21 पर होता है। अब आप क्या ऐड करोगे यहाँ पे, +1 आप ऐड करोगे तो v आ जाएगा। t कहाँ होता है, t से आप जाओगे +7 तो आप आओगे a पर, क्योंकि t से u, v, w, x, y, z और a वापस घूम के आपको आना पड़ेगा। e से जाओगे +1 तो आप पहुंचोगे कहां से, e से f। r पे जाओगे तो r पे आप पहुंचोगे +7, यानी कि आप पहुंचोगे r 18 पे होता है। और आपको यदि जाना है 7 जोड़ के 7 जोड़ के आप 25 पे पहुंचोगे, यानी y पे आप पहुंचोगे, तो आपका आंसर ये होगा। लेकिन इसमें एक लॉजिक और लग रहा है, कोई मुझे बताएगा एक लॉजिक और क्या लग जाएगा। देखो एक लॉजिक ये भी तो लग रहा है यार कि आपको मैंने पढ़ाया था ऑपोजिट, ए के ऑपोजिट जेड होता है, बी के ऑपोजिट वाई होता है, सी के ऑपोजिट एक्स होता है, डी डब्ल्यू दूध वाला, इवनिंग होता है, फादर अंकल होता है, एफ जी एच टी होता है, ये सब मैंने आपको पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो जी एच के अपोजिट हाई स्कूल होता है, एच आई के अपोजिट इंडियन रेलवे होता है, जे के अपोजिट क्या होता है बताओ, जयपुर क्वीन होता है, जे के बाद के पी कॉलेज होता है। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे ये लॉजिक बन रहा है, देखो एल के अपोजिट एल, यदि मैं आगे जाऊं तो के बाद एल आता है, के एल होता है ओ, एम होता है एन, ये सीरीज होती है, ठीक है। तो एल के अपोजिट ओ बन रहा है, ई के अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे वी है, तो बिल्कुल देखो ई के अपोजिट वी है, एम के अपोजिट एन, ओ के अपोजिट एल, और यहाँ पे एन के अपोजिट है एम। बात समझ में आ गई आपको, है कि नहीं है। तो एक लॉजिक आपका यहाँ पे ये बना है, समझ में आ गई आपको बात। अब आप कहोगे सर हमें कंप्यूटर में कौन सा लॉजिक लगाना है, कंप्यूटर में हमें कौन सा लॉजिक लगाना है। एक लॉजिक आपने ये लगा दिया, अब लेमन में तो आपका दोनों लॉजिक से सेम आंसर आया, क्या कंप्यूटर में सेम आएगा, जी यहाँ पे सेम आएगा। देखते हैं, एल का ऑपोजिट लास्ट में गया था तो सी का ऑपोजिट लास्ट में जाएगा, सी का ऑपोजिट होता है एक्स, ओ का ऑपोजिट होता है एल, एम का ऑपोजिट होता है एन, पी का ऑपोजिट होता है बताओ क्या, के, यू का ऑपोजिट क्या होता है, यू फादर अंकल, टी का ऑपोजिट होता है जी, ई का ऑपोजिट होता है वी, और आर का ऑपोजिट होता है आई। तो यहाँ पर तो यार आंसर बिल्कुल ही अलग है। इस लॉजिक से ये आंसर आया, इस लॉजिक से आपका ये आंसर आया, तो बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप जाओगे ऑप्शन के साथ, किस साथ आप जाओगे, ऑप्शन के साथ आपको जाना पड़ेगा। ऑप्शन में जो भी आपका आंसर है वो आपको टिक करना है, यानी वही लॉजिक आपका यहाँ पे लगेगा। क्लियर है सबको, समझ में आ गया, हो गया क्वेश्चन आपको, चीज समझ में आ रही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे 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 अच्छे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये अच्छे क्वेश्चन नहीं, मतलब धीरे धीरे हम लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और भी जो लॉजिक है जहाँ पे +1 -1 +1 -1 और भी डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज यहाँ पे हम आएगी, तो उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट जब होगा। सबसे पहले मैं आपसे लास्ट में फिर एक बात यही कहना चाहूँगा कि यार बच्चों, जिन भी बच्चों ने अल्फाबेट का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले आप एक बार जाके उसे देखिए, इसके बाद आप उस लेक्चर को देखिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर का आपका टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। बिल्कुल भी इसे ऐसा ना समझिए सर कोडिंग डिकोडिंग हमें आ जाता है। मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, यानी 3 से 4-5 पार्ट इसके बनने वाले हैं। बिल्कुल निराश आप ना हों, बस अपनी तैयारी है उसको जोर शोरों से आप लगते रहिए। बहुत सारे एग्जाम आपके आने वाले हैं, अभी SCI-PO का फॉर्म आपका आ गया तो उसकी प्रिपरेशन में आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।